हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग 28 अक्टूबर का के न्यूज़ टुडे को कवर करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण सुर्खियां, इसमें जो न्यूज़ आर्टिकल है इसको देखते हैं हम लोग। पहले सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक से संबंधित, एनर्जी सेक्टर से संबंधित और कोयला क्षेत्र से संबंधित एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में जो कोयला गैसीकरण के रूप में यूज किया जाता है। इसके विभिन्न पक्षों के बारे में हम लोग समझेंगे। पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र मतलब अफ्रीका के तरफ और वेस्ट एशिया के तरफ वाला जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ वो जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी महत्ता है और क्या उसमें पहलू है, विभिन्न पहलू जो आज चर्चा में है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय शहरों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे भारत इन्हें ट्रांसफॉर्म करके इंडियन सिटीज को और नए विकास की दिशा जो है ना सुनिश्चित कर सकता है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है ना विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके विकास इंजन के रूप में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में देखा जा रहा है। तो इसी से संबंधित जो न्यूज आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों में, पांडा कूटनीति चीन से संबंधित है। स्टेबल कॉइन जो हमने पहले भी पढ़ा है, एक क्रिप्टो करेंसी है। राष्ट्रीय बीज निगम एक महारत्ना कंपनी है। और उसके बाद समायोजित सकल राजस्व, डिजिटल अरेस्ट, यूएई कंसेसस, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ, जो वहाँ पे आइलैंड्स वगैरह जो पाए जाते हैं, हमने सुना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। और उसके बाद मिसाइल, ब्यूरोबेस्निक मिसाइल और ज्ञान भारतम मिशन। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना है। तो नाम से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट देश की अर्थव्यवस्था के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए के दृष्टिकोण से, और उभरते हुए सेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अपने आप में एक क्या है, ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के घरेलू उपयोगों के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा ही इस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है जो आम जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। और उससे लेकर मतलब आम जीवन में प्रयोग किए जाने वाले साधारण गुड्स से लेकर टीवी, फ्रिज, इस तरह के गुड्स से लेकर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी तक के गुड्स का निर्माण किया जा सकता है। और ये सेक्टर जितना बड़ा होगा उसमें, और उसे बड़ा करने के लिए क्या, टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्कीम है, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या इसके कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक घटक के विनिर्माण, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। तो यही है कि 7 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं इसके अंतर्गत। और इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसा मैंने बताया कि अन्य सेक्टर को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। जैसे अगर ये सेक्टर मजबूत होता है तो स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, दूर संचार और औद्योगिक प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होंगे। और जैसा हमने कल भी देखा था एक न्यूज टुडे कि इसमें न्यूज में हमने पहले भी देखा है कि सनराइज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कैसी उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइस जिसमें है, ई कॉमर्स से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनका विकास किया जा रहा है, उनकी क्षमता का निर्माण किया जाना है। तो इन सब में इनके योगदान हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना कब स्टार्ट की गई थी? अप्रैल 2025 में। बजट कितना था? 22,919 करोड़ रुपए के साथ शुरू की गई थी। तो ये है बेसिक जानकारी। इसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था में कैसे सहायक हो सकता है, किन किन सेक्टर के लिए, ये हमने समझ लिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उद्देश्य को एक बार हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। क्या है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम
और आत्मनिर्भर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उन सेक्टर में से है जिसका विस्तार तो है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स को हम कहां से, बाहर से आयातित, जिसमें कि चीन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, चीन जैसे राष्ट्रों में, तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक ऊंचाई तक ले जाया गया और वो उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मजबूती से इकोसिस्टम का प्रसार तो किया ही जाए, साथ साथ वो आत्मनिर्भर मतलब देश में ही उत्पादन उसका किया जाए। और क्या इससे क्या होगा, मूल्य श्रृंखला में घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के निवेश आकर्षित किए जाए, मतलब घरेलू निवेशक जो हो और वैश्विक स्तर के आकर्षित करना, और उच्च घरेलू मूल्य वर्धन मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसका क्या, हाई प्रोडक्ट मूल्य हो। और ये कैसे होगा, तो गुणवत्ता, क्वालिटी पे काम करके, क्वालिटी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में, और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार में एक अग्रणी देश, और ये संभव होगा तभी ये क्या होगा, स्थापित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना बेसिक फंडामेंटल उद्देश्य हैं इसके। चलिए, नोडल मंत्रालय कौन है, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं। नोडल मंत्रालय जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। लक्षित सेगमेंट्स कौन से होंगे, सब असेंबली जैसे कि डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल, बेयर कंपोनेंट जैसे नॉन सरफेस माउंट डिवाइस, ये सब चीजें। उसके बाद क्या अवधि क्या है, टर्नओवर संबंध प्रोत्साहन, कुछ प्रोत्साहन दिया गया पूंजीगत आधार पे कि सालाना टर्नओवर कितना है, उसके आधार पर प्रोत्साहन योजना है 6 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि शामिल है, और पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन कितना है, 5 वर्ष। इससे क्या समझते हैं कि टर्नओवर, जितना टर्नओवर कंपनी कर रही है उसके आधार पर दिया जाने वाला प्रोत्साहन, और पूंजीगत व्यय जितना एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्च कर रही है, मतलब वो कितना बिल्डिंग बना रही है, कितने चीजों मशीन खरीद रही है, तो इससे क्या ये सब क्या करेगा, ये सब जो है पूरे देश की इकोनॉमी को ही बूस्टअप करने का कार्य करेगा। तो ऐसे ही क्या हर एक सेक्टर जो है ड्राइविंग इंजन के रूप में होती है, और हर एक सेक्टर अपनी भूमिका अदा कर रहा होता है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, रोजगार पैदा करने में, पूंजी के उत्पादन करने में। और सबसे जब ये चीजें होती है तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है उस सेक्टर से संबंधित, और इसी तरह से अन्य सेक्टर भी अगर ऐसे से विकसित होते जाएं तो देश में क्या क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग का, एक बिजनेस का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा, और अंततः इसी से क्या है, आप क्वालिटीफुल प्रोडक्ट बना पाओगे और बाहर के निवेश को आकर्षित कर पाओगे, घरेलू निवेश जहां आकर्षित कर सकते हैं, बाहर के निवेश को, अंततः यही लक्ष्य हमारा है। चलिए, अब इसके बारे में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रक है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे कि अन्य क्षेत्रक की बात हम लोग करें तो अन्य क्षेत्रक अब अपने इससे अपने जीवन से ही जोड़कर देख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक हो सकता है, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो खैर बात कर ही रहे हैं हम लोग, लेदर टेक्सटाइल से संबंधित ये इंडस्ट्री हो सकती है, तीसरा जो है इस तरह से चीजें जो है ना हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हम लोग देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो इंपॉर्टेंट है, रोजगार के लिए देने के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो भाई जीडीपी में लगभग कितना 3.4% का योगदान देता है, और उत्पादन 14-15 में मात्र 1.9 लाख करोड़ था, लेकिन अब कितना हो गया 11.3 लाख करोड़ रुपए, मतलब लगभग 6 गुना की वृद्धि हुई, मतलब ग्रोथ काफी अच्छा है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा बन रहा है, इन्वेस्टमेंट की संभावना काफी अच्छी है। इसी अवधि में क्या निर्यात जहां 38,000 करोड़ रुपए था, सॉरी, वो 8 गुना वृद्धि हो गया, उसमें 8 गुना बढ़ के कितना हुआ 3.27 लाख करोड़ रुपए। तो काफी अच्छा ग्रोथ है, ग्रोथ के मामले में ये सेक्टर काफी अच्छा है। तो ग्रोथ जहां है इसका मतलब उसकी डिमांड अधिक है, घरेलू लेवल पे, घरेलू स्तर पे और बाहरी, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी देखा बाय क्षेत्रक में। इसी तरह से किसी क्षेत्रक के स्वास्थ्य को हम लोग आकलित करते हैं, आकलन किया जाता है। तो वहां पे दोनों के लिए, सरकार के लिए भी और क्या निवेशकों के लिए भी, घरेलू और बाह्य निवेशकों के लिए भी, ये ऐसे क्षेत्रक जो है एक अवसर के रूप में होते हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को, तो वहां पे रिटर्न भी अच्छे होंगे। तो इस तरह से चीजों को जोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2024-25 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती निर्यात श्रेणी बनकर उभरा है। आप देखोगे निर्यात
और आयात के आंकड़े आते हैं जब बजट आता है या आर्थिक सर्वेक्षण आता है, तो उसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसमें देखोगे आप, मशीन्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, केमिकल्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ज्वेलरीज वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जो रत्न वगैरह जो हैं उस तरह की चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और खाद्यान्न से संबंधित चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मुख्य रूप से। तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है, तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई निर्यात श्रेणी है। और निर्यात के मामले में 2021-22 में 7वें स्थान पे थी और ये बढ़ के तीसरा। तो ये भी पॉइंट नोट करने का है कि इसमें भी मतलब ग्रोथ हुए, सारे सेक्टर में, सारे आयामों पे जो है ना ग्रोथ हुआ। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण। तो हमने वही जो इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है अभी हमने देखा कि कैसे कैसे किसको ये फैसिलिटेट करेगा, तो मोबाइल फोन के मामले में जनसंख्या ही हमारी अधिक है, और चूंकि हम लोग एक बड़ी जनसंख्या के हाथ में जो है मोबाइल, मतलब मोबाइल यूजर्स के मामले में भारत जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रों में से एक है, मतलब संख्या काफी अधिक है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या काफी संभावनाएं हैं इसमें। चलिए, इलेक्ट्रिक इस क्षेत्र को देने के लिए जो पहल किए गए हैं, क्या पहल है? उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, तो यही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो हमने पहले भी देखा है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट चलाती है। उसका इलेक्ट्रॉनिक घटक और सेमीकंडक्टर निर्माण संवर्धन हम देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अगर स्मार्टफोन बनाना है तो ऑटोमोबाइल बनाना, मतलब कार बनाने हैं तो सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट बनाने हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं आज के डेट में, तो और डिफरेंट जो है डिवाइसेस का निर्माण करना, चाहे आईटी सेक्टर से या साइबर सेक्टर से संबंधित है, तो वो सारा साइबर स्ट्रक्चर से संबंधित, तो सारा में सेमीकंडक्टर तो इसके लिए आवश्यक है। संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना, वही क्लस्टर योजना EMC2, और इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, जिसमें भी नीति आ जाए नेशनल जो पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक, जो उसे ध्यान से हम लोग नोट कर लेंगे। इन पहलों को जो है ना हम लोग कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में हमने जाना, इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। चलिए, दूसरा ऐसे ही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी, हालांकि ये क्या संसाधन भूगोल से संबंधित है, क्या संसाधन भूगोल से, लेकिन क्या ये अर्थव्यवस्था से भी डायरेक्टली जुड़ा हो, क्योंकि संसाधन भूगोल और अर्थव्यवस्था चीजें जो है ना, मानव भूगोल में भी क्या मानव आर्थिक भूगोल से संबंधित है, और वो अर्थव्यवस्था में भी खनिजों। तो अर्थव्यवस्था में और दोनों जगह हम देखेंगे इसकी महत्ता है इस योजना की, भूगोल में। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि कोयला गैसीकरण। तो इसमें कोयला है, सोर्स क्या है, मतलब कोयला के डायरेक्ट प्रयोग नहीं करना है। कोयला का डायरेक्ट प्रयोग मतलब डायरेक्ट उसे जलाकर जो हम लोग उससे एनर्जी ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है कोयले में जो वेस्ट हो जा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या है, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है तो जो उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, जो गैस है, उसका प्रयोग अगर किसी अन्य कार्य में कर लिया जाए और उसे अलग कर लिया जाए, और बाकी जो बच जाए, जो कार्बन बच जाए, जो प्योर कार्बन है, जो प्योर कार्बन बच जाए, उसका प्रयोग हम लोग ईंधन के लिए करें, तो क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा कि जो हमारे पास जो ऊर्जा मिलेगी वो क्या होगा, पर कैलोरी ऊर्जा मिलने वाली अधिक हो जाएगी, क्योंकि वेस्टेज तो रहेगा नहीं। और ये हमने सुना है कि भारतीय कोयले में क्या कि नमी की मात्रा, सल्फर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए धुआं अधिक निकलता है, नमी अधिक निकलती है, तो वो सब चीजें कम हो जाएंगी, प्योर कार्बन मिलेगा। तो क्या होगा, ऊर्जा अधिक मिलेगी, एक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो क्या कम उत्सर्जन होगा, मतलब कम प्रदूषण करेगा ये। और तीसरा, ये जो दूसरा गैस ये बचा, इस गैस का प्रयोग अन्य प्रोडक्ट को बनाने में, गैस का प्रयोग कर सकते हैं अन्य प्रोडक्ट को बनाने में, अन्य रासायनिक प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह के निर्माण में। तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यही किया जाता है, कोयले से जो अन्य चीजें हैं उसको, उन गैसों को निकाल के और उसका प्रयोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने में, जिससे ये सब फायदे हैं। तो यही देखते हैं, भारत सरकार ने इसके लिए डेडिकेटेड योजना बनाई है कि सरकार ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं
अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। मतलब कोयला जमीन के अंदर, ये वहीं पे ये व्यवस्था हो जाएगी कि कोयला को अब उसी रूप में निकाला जाना है, यहां से गैस निकाल लेंगे, यहां से कोल निकाल, ये चीज सिंपल भाषा में ये कि भारत सरकार ने यूसीजी ब्लॉक्स के लिए खनन और खदान बंद करने की योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश बनाए। इनमें प्रायोगिक व्यवहार्यता अध्ययन, भूजल की निगरानी और खनन के बाद पुनर्वास के तरीके भी शामिल हैं, सारी चीजें। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है कि कोल गैसिफिकेशन क्या है। तो यही एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है, मतलब तापीय रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब ताप की उपस्थिति में केमिकल चेंजेस कुछ होंगे, यही प्रक्रिया जो कोयले के सिंथेटिक गैस या सिन गैस, तो ध्यान रखेंगे, में बदलता है। और सिंथेटिक गैस और सिन गैस क्या होता है उसे देख लेंगे। CO, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। क्लियर है चीजें? ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे किसमें होती है, सिन गैसेस। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से सिन गैसेस में कौन कौन से भाग हैं या कौन कौन इसमें मिलते हैं, तो ये सब नाम इसमें होंगे। और होता क्या है कि अन्य गैसों का और अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हल्के ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, कोयले को जलाया जाएगा। अगर मान लिया जाए गर्म किया जाएगा तो CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। कोयले के स्वच्छ उपयोग को संभव बनाता है वही, क्योंकि जो मेन कार्बन है, स्लज जो है, उसे क्या कर लिया गया, उसे ये यहाँ पे स्टोर कर लिया गया और यहां से ये गैसेस निकाल ली गई, ये गैस, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, ये सिस्टम काम करता है कोल गैसिफिकेशन। और इसका उपयोग किसमें किया गया, वही स्वच्छ उपयोग, मतलब उत्सर्जन कम होगा तो स्वच्छ उपयोग होगा एक। उसके बाद जो उत्पादित सिन गैस है, सिन गैस क्या उपयोग, विद्युत उत्पादन में, मेथनॉल में, अमोनिया में, यूरिया में, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट हैं, तो ये कंपोनेंट मिलके क्या फर्टिलाइजर बनाए, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। कोल गैसीकरण के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है ग्राउंड के अंदर ही की जानी है। तो क्या है अभी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होगी ये। तो परियोजना से जुड़ी उच्च अग्रिम लागत, सबसे पहला मुद्दा वही है कि इसमें गैसीफायर जो है CO2 कैप्चर और प्रसंस्करण इकाइयों आदि के लिए अत्यधिक अग्रिम निवेश करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी को अपनाना, क्या इससे संबंधित विश्व में प्रचलित प्रौद्योगिकियां राख की कम मात्रा वाले कोयले के लिए उपयुक्त हैं। तो हमने देखा कि भारतीय जो कोयला है उसकी चुनौतियां यही हैं कि भारतीय कोयले में क्या है, राख की मात्रा अधिक है, राख की मात्रा अधिक है, मतलब वेस्ट अधिक है। तो इस कारण से ये समस्या अधिक हो रही है ये। जो मैंने बताया कि अंत में प्योर कार्बन बचेगा, तो वो चीजें जो है ना, अब ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा वेस्ट होंगे तो वो मात्रा कम हो जाएगी, तो वो उपयुक्त नहीं होगा उस दृष्टि से। कोयला आपूर्ति से संबंधित अनिश्चितता, तो वही हमारे यहाँ ऐसे ही क्या है, हमने देखा है कि अभी भी पूरे के पूरे बिजली उत्पादन में, जो हमारा बिजली उत्पादन की क्षमता है उसमें लगभग आधा जो है जीवाश्म ईंधन है, लगभग आधा, ठीक है। और ये जो आधा पार्ट है, मतलब 47-48% के आसपास जो है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया अभी, ठीक है। से थोड़ा सा के आसपास जा रहे हैं हम लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये जीवाश्मी ईंधन जो है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं, इसमें मैक्सिमम हिस्सा किसका है, कोल का, कोयले से। तो कोयले से मैक्सिमम हिस्सा कोयले से प्राप्त करते हैं इसका, ठीक है। ये तो अभी भी हम कोयले पर, तो इसलिए कोयले की डिमांड काफी है, जितनी डिमांड काफी है आपूर्ति की तुलना में, तो वैसे ही डिमांड अधिक है। तो इसीलिए कोयले से आपूर्ति से संबंधित अनिश्चितताएं हैं। वही कोयले की एक तो क्वालिटी ठीक नहीं है, डिमांड बहुत अधिक है, हमारा सारा जो क्या इलेक्ट्रिक जो क्रिएशन हो रहा है वो हम इसी में बना रहे हैं। तो वही दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते को अभाव में कोयला गैसीकरण संयंत्र के संचालन को प्रभावित करेगा, ठीक है। इनपुट लागत क्या है, इसके तहत उपयोग होने वाले कोयले, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें तो लगेंगी ना। जल संबंधी संयुक्त खर्च घरेलू स्तर पर कोयला गैसीकरण को आयातित
एलएनजी या प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की तुलना में अधिक महंगा बनाता है। तो अभी इसका अब देखोगे इसके ऑल्टरनेट में कौन कौन सी चीजें हैं। अभी एलएनजी जो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें जितनी कॉस्टिंग आ रही है, तो ऑब्वियसली अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेस्टेड है पूरी तरह से, और इसे तो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको यूज करके हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं इस सोर्स को। और ऑब्वियसली जब तक ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी इसके बराबर नहीं होगी या इससे सस्ती नहीं होगी, तब तक हम इसके विकल्प के तौर पे उसे कैसे करेंगे। और अभी इसके तुलना में कोल गैसीकरण जो है महंगा है, जो कि आयातित तेल पे या गैस पे आधारित है, मतलब आयात करके भी सस्ता है। तो ये चैलेंजेस महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं, जिसमें कि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमें और आर&डी करने की जरूरत है और विकास करने की जरूरत है। आगे की राह क्या है कि वाणिज्यिक स्तर पे विस्तार किया जाना चाहिए, कमर्शियली इसको और वायबल बनाया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि दीर्घकालिक लेवल में, लॉन्ग टर्म में जो है ना, कि प्रैक्टिकल हो, मतलब इसे यूज करना आसान हो जाए, इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, जो बेसिक जो शुरुआती जो निवेश है वो कम हो जाए, ये चीज। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी हो, उत्सर्जन को कम करना जहां से जहां तक हो सकता है, पर्यावरणीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कार्बन कैप्चर, यूज एंड स्टोरेज को शामिल करना चाहिए। और नीति संबंधी प्रोत्साहन क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, सुनिश्चित कोयला आपूर्ति और समर्पित नीलामी तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब इससे क्या कि एक आप स्टॉक तैयार कर दो इसका, जो इसी के लिए यूज होगा, तो इससे क्या होगा कि एक हमारे पास सोर्स का एक बफर तैयार हो जाएगा कि ये कोयला गैसिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता की इतनी हो जाए जिससे कोई, हमने जो देखा कि इनपुट कॉस्ट जो है कि भारत के राख की अधिक मात्रा वाले कोयले के लिए भी क्या सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन CFBG, ये सब चीजें कोयला से संबंधित जो क्या है टेक्नोलॉजी है की जा रही है, जो कि उसके जलाने से या उसकी यूज में उससे होने वाले उत्सर्जन को कम कर दे या वेस्ट को आसानी से हटा दे। ये चीज समस्या हमारे यहाँ है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है, तो जिससे वो जो राख वाली समस्या थी उसको कम किया जा सकता है। लेकिन ये कहां तक व्यवहारिक होगा, इसे यूज करने के बाद, अधिक से अधिक कमर्शियल बनाए जाने के बाद ही पता चला, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होना महत्वपूर्ण है, तभी ये उपयोग लायक हो सकता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से संबंध में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पश्चिमी हिंद महासागर। अभी तक हमने हिंद महासागरीय क्षेत्र के बारे में एज ए क्या होल पढ़ा था, हमने पूरे हिंद महासागर की बात कर रहे थे हम लोग, या हिंद प्रशांत की बात कर रहे थे, लेकिन हिंद महासागरीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र जब भी ऐसे बात करेंगे तो जो ये अफ्रीका का तट है, ये अफ्रीका का तट है, और ये जो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, और ये जो भारत इस तरह से ऐसे, और ये साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह से ऐसे जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट जो पूरा हम लोग ये कर रहे हैं, यहाँ से पूरा ये पार्ट, ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इधर वाले की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, जिसमें बे ऑफ बंगाल और ये उसके नीचे का हिस्सा है, ये अरब सागर और उसके नीचे का हिस्सा है, तो इसकी बात की जा रही है। तो है क्या कि पश्चिमी हिंद महासागर की क्या अभी भू राजनीतिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और ये इसमें क्या काफी जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी गतिविधियां देखी जा रही है, आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से, इस दृष्टिकोण, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं, और क्यों कि कुछ चीन जैसे राष्ट्र जो आक्रामक विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, अपनी जो ऋण डिप्लोमेसी है उनकी, मतलब ऋण देकर किसी भी देश की पूरे के पूरे सिस्टम पे कब्जा करना और वहाँ पे उपस्थित हो जाना, वहाँ पे बैठ जाना, वहाँ पे इस तरह की डिप्लोमेसी का प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा है, मतलब अपनी रीच बढ़ा रहा है। उसके बाद मिनरल
के दृष्टिकोण से, मतलब जो सी बेड है उसमें जो मिलने वाले जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह सब यहाँ पे पाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य राष्ट्र भी इंटरेस्टेड हैं, तो जिससे महत्व तो बढ़ गया है। और हमने पढ़ा है, हमने भारत की ब्लू इकोनॉमी, भारत का लक्ष्य क्या है कि हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। जो समुद्री संसाधन है, समुद्र अपने आप में एक संसाधन है, तो उसका दोहन आवश्यक है हर दृष्टिकोण से। तो ये, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सुरक्षा का दृष्टिकोण मैंने बताया कि जो पायरेट्स हैं उनकी गतिविधियां हैं, और उसके बाद क्या ये मेन इंटरनेशनल रूट है, ये अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इस कारण से ये आज सेंटर में आ गया, यही केंद्रिता बढ़ रही है इसकी। हाल ही में चीन ने पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में क्या किया है, अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट पर स्कॉट मिशन के लिए अपना एक नौसैनिक बेड़ा भेजा है। ये जो हमने अभी बनाया था ना, ये ऐसे करके, ये तो ये क्या है, रेड सी, और ये क्या है, अदन, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन। और ये क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। और इसी को क्या, ये इसके ऊपर ही ईरान है, यहाँ पे ये ईरान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे देखोगे क्या है, बाब अल मंडब। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है तो ये सब जो मैप के लोकेशन है, एक तो रीजनिंग उससे पूछ देती है, दूसरा जहां भी ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी ना किसी कारण से या तो वो क्या गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, या किसी कारण रणनीतिक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस उनका बढ़ रहा है, तो वहां से संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित पूछती हैं। तो आप देखिए, ये जो बताया कि ये अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है, यहाँ पे अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट पे स्कॉट मिशन के लिए अपना एक नया नौसैनिक बेड़ा ही भेजा है। और ये जो बाबल मंडप देख रहे हैं, किसको किसको अलग करता है, इधर यमन है, ये इसमें पर्शियन जो अरेबियन पेनिनसुला है, और इधर है जिबूती। और जिबूती में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नौसैनिक बेड़ा भी इसने अपना जो है ना एक बेस भी अपना बनाया है चीन ने, वही रिन डिप्लोमेसी का प्रयोग करके। तो अपनी उपस्थिति यहाँ पे बनाना, और जो क्या, जो हित हैं, जो उद्देश्य हैं, मैंने चर्चा किया कि आर्थिक क्या है, संसाधन के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, तो इसीलिए ये आज चर्चा का विषय है, और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो वेस्ट एशियन इंडियन ओशन रीजन है, वेस्ट इंडियन ओशन रीजन है, उसे पढ़ना, उसके बारे के महत्व को समझना। तो अब इसको एकदम पॉइंट वाइज मैनर में देख लेते हैं कि कहीं लिखने के लिए आए, कहीं लिखने की जरूरत हो तो ये डायमेंशन लिखा जा सकता है। तो पहला क्या है महत्व, पहला महत्व यही है कि वही सामरिक एवं भू राजनीतिक महत्व। हमने मैप भी देख ही लिया, मैप भी, कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्गों को जोड़ता है। इसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य, बाबेल मंडप देखा हमने, मोजाम्बिक चैनल देखा, और महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। क्या समझते हैं चोक पॉइंट से, अभी हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है ये हमने देखा क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये हमने गल्फ ऑफ अदन है लिखा हुआ है, ये हमने देखा बाब अल मंडब, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। तो इसे मैं अभी मिटाता हूं, थोड़ा सा और मैं करूंगा, तो यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे और यहां पे ये। तो मतलब क्या, और जो अंतरराष्ट्रीय रूट देखोगे, किसी को यहां से अगर मुंबई से, कांडला से अगर यहां जाना है, कहाँ, यूरोप, तो इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से, तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मार्ग है। और अगर ईरान से और इस रीजन से जो तेल का उत्पादक क्षेत्र है, अगर वहां से तेल और गैस का व्यापार होगा तो इस रीजन से जाएगा। अभी हमने ये चर्चा में देखा था कि ईरान के द्वारा बोला गया कि यहाँ ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, ईरान और यूएसए के बीच में जब टेंशन हुआ, तो मतलब अगर इसे बंद कर दिया जाए तो यहां से होने वाला जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसे ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक इसी तरह कुछ समय पहले यमन के जो हुती,
या हाउती, HOUTI, हाउती जो रेवल हैं, जो विद्रोही समूह है, वहां का एक इतनी ग्रुप है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे चीजें इसी प्रकार की कुछ एक्टिविटी की जा रही थी, जिससे क्या है कि यहां से आने जाने वाले जहाजों पे खतरा था और ब्लॉकेट की बात की जाती रही है समय समय पे। तो क्या है मतलब क्या कि अगर ये पतला सा क्षेत्र अगर बंद कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा व्यापार चोक हो जाएगा, बंद हो, जैसे गला चोक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह दुनिया में ऐसे बहुत सारे चोक पॉइंट हैं जिन्हें अगर बंद कर दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा तुरंत रुक जाएगा। तो उसमें से दो तो हमने बता दिया। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें महत्वपूर्ण शब्दावली है चोक पॉइंट। ठीक है, तो ये चोक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और इस पे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ऐसा चोक पॉइंट अब आपको दो तो मैंने बता दिए। एक चोक पॉइंट ये हो सकता है यहाँ पे मलाया पेनिनसुला में, यहाँ पे ये चोक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। एक चोक पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी हो सकता है। एक इस साइड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो है ना पनामा कैनाल भी हो सकता है। तो ऐसे और कितने चोक पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट आप देखोगे। तो वही था, इसलिए मैप को हमने अभी मैंने दिखाया। चलिए यहीं पे थे। तो अत्यंत व्यस्त जलमार्ग है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा वही जो बात हम लोग कर रहे थे कि अकेले हॉर्मुज जल डमरू बंध को अगर रोक दिया जाए तो उससे वैश्विक तेल पोत परिवहन का लगभग 20% गुजरता है, क्योंकि स्टॉक ही उतना है, उतना डिपॉजिट है वहां पे। ठीक है, अफ्रीका का प्रवेश द्वार, अफ्रीका में अगर प्रवेश करना है तो ऑब्वियसली इसी रास्ते से मुंबई से जाना हो या साउथ ईस्ट एशिया से जाना हो तो इसी रास्ते से जाना है। और एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या एक सेतु का ब्रिज का काम करता है। मतलब अगर ये भारत को अगर संपर्क करना है तो यही रीजन है ना, यही रीजन है पूरी तरह से। तो ये पूरा का पूरा रीजन है, ये रीजन, अगर ये रीजन डिस्टर्ब है तो यहां से हमारा भारत और अफ्रीका के बीच का संबंध पे असर होगा। आर्थिक या पश्चिमी हिंद महासागर में महासागर आधारित संसाधन, ओशन बेस्ड जो है रिसोर्सेबिलिटी, ये काफी अधिक है। मतलब ओशन बेस्ड जो रिसोर्सेबिलिटी जो होती है, संसाधनीयता इसको बोल सकते हैं, वो उसकी आर्थिक गतिविधियों का मूल्य काफी अधिक है। मतलब 333.8 बिलियन। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ध्यान रख लें। महासागरीय आधारित संसाधन ये काफी ब्रॉड टर्म है। मतलब क्या आर्थिक संसाधन, आर्थिक पक्ष, संसाधनीय पक्ष, कितने संसाधन मिल रहे हैं। उसके बाद क्या जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है वो, उसके साथ पर्यावरणीय, ये सारे पहलू, मतलब व्यापक रूप से संसाधन आपके जीवन में किसी राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रभावित करता है, संसाधन का वो हिस्सा, उसी पे ये आकलित किया जाता है इतना बिलियन। अब देखो जैसे क्या है कि कोई भी, इसको थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे देखो ये ऐसे समुद्र है और ये जो कोस्टल इलाका है, इस कोस्टल इलाके का यूज कैसे होता है, किस में होता है, होटल इंडस्ट्री के लिए, रिसोर्ट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, एक हो गया। उसके बाद क्या है, फिशिंग होगी, ये चीजें होंगी। और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के जीव वनस्पति, डिफरेंट एक्टिविटी, फिशिंग वगैरह, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद डीप सी में चले जाइए, यहाँ पे क्या है, मिनरल्स हो सकता है। इसमें क्या सिक्योरिटी कंसर्न से चीजें हो सकती हैं। तो डिफरेंट पहलू है। अगर तल पे चले जाएंगे तो तल पे चलेंगे पूरा का पूरा इकोसिस्टम को, तो पर्यावरणीय, आर्थिक, सुरक्षा, सारे पहलुओं को मिला के ये आकलित किया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से क्या है, वेस्ट एशिया, जो वेस्ट इंडियन ओशन रीजन है, उसकी महत्ता काफी अधिक है क्योंकि उसका कॉस्ट अधिक है। तो भारत के लिए महत्व यही है कि हिंद प्रशांत सहयोग, अगर हमने देखा मैप कि हिंद प्रशांत सहयोग को अगर बढ़ावा देना है तो हमें क्या है, यहाँ पे काम करना होगा वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में, और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे साझेदार के साथ मिलकर भागीदारी को मजबूत करना पड़ेगा। तभी भारत और प्रशांत, जो एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है, उसमें अपनी स्थिति मजबूत की जा सकती है। समग्र सुरक्षा प्रदाता, वही हमने देखा कि सी पायरेसी, समुद्री डकैती से संबंधित जो ये पूरा का पूरा, जो मेडागास्कर से ऊपर तक जो पश्चिमी तट है ये अफ्रीका का, ये पूरा जो है सोमालिया, इथोपिया, जो वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जो है ये इससे प्रभावित क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है, तो वहां पे ये आवश्यक है कि ज्वाइंट पेट्रोल किया जाए, वहां के राष्ट्रों से जो है ना अपने संबंध अच्छे हों। तो और इसके लिए भारत प्रयासरत भी। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड नेशन है, सेशेल्स है, ये सब चीजें,
आप देखोगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, ये भारत के डीप ओशन मिशन के लिए काफी महत्व रखता है। डीप ओशन मिशन हमने देखा है कि ओशन सागर की संसाधनीयता का प्रयोग, और इसके तहत हमने देखा मतलब गहरे सागर के जो संसाधन है उसकी खोज, उसको एक्सप्लोर करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उसके लिए। और हमने देखा समुद्रयान बनाया है हमने, जिससे 6000 मीटर तक डीप में जा सकते हैं। डीप ओशन मिशन इसलिए चर्चा में था, मतलब वो एक पनडुब्बी है, सबमर्सिबल बोल दें, कि उसमें मानवयान जैसे ऊपर जाएगा गगनयान में, स्पेस में, ये नीचे समुद्र की गहराई में। क्योंकि क्या समुद्र भी जो है एक बड़ा संसाधन है जो कि अभी अछूता है, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, और उसके लिए आवश्यक है कि एक हमारे पास वैसा शिप होना चाहिए जो अंदर तक जा सके उतने दबाव को झेलते हुए। तो उसके लिए किया जा रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तभी जाके ब्लू इकोनॉमी को हम लोग का दोहन कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर के समक्ष चुनौतियां क्या है कि उभरते हुए समुद्री खतरे क्या है, वही डकैती, विदेशी वनस्पतियों जीवों की तस्करी, हथियारों का अवैध परिवहन, मादक पदार्थों की तस्करी, अनाधिकृत, जितने भी जो असामाजिक और अनावश्यक काम है, सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव हमने देख ही लिया, यहाँ पे कैसे अपने बेस को बढ़ा रहा है। ऋण जाल आपूर्ति, अफ्रीका के छोटे छोटे राष्ट्र, गरीब राष्ट्र, और खास करके जहाँ पे जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो वहाँ पे बड़े आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा, जैसे हमने बताया भी, पाकिस्तान में ग्वादर का है, ग्वादर बंदरगाह बे है ही चीन की बेस। संघर्षों का प्रभाव क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे यमन में संघर्ष, हूथी लड़ाके की बात की गई, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे हूथी हो गया, ईरान अमेरिका में पर्शियन गल्फ में बंद करने की बात की गई थी। गैर परंपरागत खतरे, जलवायु परिवर्तन, हमने देखा है कि जलवायु परिवर्तन से भी डिफरेंट टाइप की चीजें जो है ना यहाँ पे हो रही हैं। कभी वर्षा अधिक हो रही है, कभी वर्षा कम हो रहा है, सूखे की स्थिति हो रही है। तो ये चीजें भी जो है ना, क्योंकि क्या, कभी जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर में बदलाव हो रहे हैं। आप देखोगे अरब सागर से ये चीजें हो रही हैं, साल दर साल चीजें परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि इक्वेटर जा रही है। इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र जो है ना, जो गर्म होने की जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो उसमें बदलाव हुए हैं बड़े पैमाने पर। जो जैसे ही बदलाव होगा तो वहां पे जो होने वाली जो वर्षा चक्र है वो बदलेगी, और वर्षा चक्र बदलेगी तो पूरा का पूरा जो मानसून सिस्टम है, जिससे ये पूरा क्षेत्र वेस्ट इंडियन ओशन रीजन से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रभावित होता है, उस सब पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। भारत क्या कर रहा है, वही सागर, ये पहले एकदम ध्यान रख लीजिए यहाँ पे कि सागर किसके लिए है, कि ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि के लिए है, और किसके लिए, हिंद महासागर के लिए। एकदम ध्यान रखेंगे, ये हिंद महासागर के लिए। और इसी का एक बृहत रूप क्या है, महासागर। आसान है याद रखना, महासागर। और महासागर क्या है, सेम चीज यही है पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे किसके लिए होगा, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, ग्लोबल साउथ के लिए पूरी की पूरी। तो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री सहयोग सिद्धांत, ठीक है, जिससे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो समुद्री क्षेत्र में जो तटीय राष्ट्र हैं, उनके साथ संबंध बनाया जा सके, और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत की जा सके हर एक दृष्टिकोण से। साझा बहुपक्षीय मंचों की सदस्यता, उदाहरण के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आदि, जिसमें कि अधिक से अधिक तटीय राष्ट्रों को बुलाया जा सके, एक मंच पे अपने हितों को रखा जा सके। रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण, जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है, रिसर्च के लिए ही एक उतना बड़ा उपलब्धि डीप ओशन मिशन के लिए हम कर रहे हैं, तो इसी तरह से रक्षा क्षेत्र के लिए भी जो सी में, ओशन में, सागरों में के लिए जो हमारे लिए सहयोगी हो। तो जैसे उदाहरण के लिए कोंकण नौसैनिक अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय राष्ट्रों के साथ रणनीतिक साझेदारी, जैसे क्या, मॉरिशस, अगालुगा द्वीप पर भारतीय सहायता के लिए रनवे एवं जेट्टी का विकास। तो जैसे चीन अपनी उपस्थिति वहां बना रहा है, तो हम भी मॉरिशस, मैंने सेशल्स बताया, यहाँ ऐसे राष्ट्रों जो हमारे सहयोगी राष्ट्र हैं, और अफ्रीका के तटीय राष्ट्र भी, उसमें भी सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों में हमारी उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है। और अन्य क्या, सूचना, जो कि भारत सरकार करवा रही है, सूचना संलयन केंद्र आईओआर, ऑपरेशन संकल्प, आईओआर में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता अधिनियम, सुरक्षा भागीदार, और क्या,
के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाबहार बंदरगाह। तो ये सब चीज, जैसे ग्वादर के जवाब में क्या चाबहार बंदरगाह का विकास किया जाना, तो इस तरह से चीजें जो है ना भारत अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है इस स्थान पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो शहरीकरण से संबंधित है और शहरीकरण के जो विशेष संदर्भ है भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से। भारतीय शहरों का रूपांतरण किस दृष्टिकोण से ये बात की जा रही है। बेसिकली है क्या कि शहरी चुनौतियों को समृद्धि के इंजन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब क्या, एक सिद्धांत भी है ये कि जो शहर है, नगर है, वो नगर सिर्फ क्या आवास के केंद्र ही ना हो, मतलब रहने के का एक केंद्र के रूप में रेसिडेंशियल टाउन ही ना हो, बल्कि वो विकास के केंद्र के रूप में उभर के आए, जो कि क्या उनका एक ऐसा जाल हो जिससे पूरे देश में विकास हो। तो इसलिए क्या आवश्यक है कि देश में छोटे से बड़े जो है विभिन्न नगर, स्मार्ट सिटी की अवधारणा आपने सुना होगा, और ये ऐसे डिफरेंट नगरों को अगर बना दिया जाए और वहां क्या इस तरह की एक्टिविटी हो, तो रेसिडेंस के लिए, रहने के लिए, आवास के लिए तो है ही, वो एक बड़ी जनसंख्या को तो रखेगा ही, साथ में देश की अर्थव्यवस्था में भी वो प्रसार करेगा, क्योंकि वहां से चीजें क्या विकास का प्रसार होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है परिभाषा के तौर पे कि गांव और नगरों में अंतर क्या होता है। अंतर होती है जो आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं। ये हमने देखा है कि जहां एक निश्चित जो संख्या से अधिक लोग किसमें हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से नहीं जुड़े होते। यही परिभाषा है ना हमारे यहाँ। जब आप नगर की परिभाषा पढ़ते हो, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड हो या इस तरह नोटिफाइड टाउन हो, टाउनशिप हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, उससे अधिक होनी चाहिए, और अंत में क्या आता है, अंत में आता है कि एक क्या प्राथमिक गतिविधि, गतिविधि का मतलब क्या, कृषि से नहीं हो जुड़ा हुआ, खनन से ना जुड़ा हुआ, बल्कि उससे अलग 75% लोग उससे अधिक हो, मतलब 2/3 लोग उससे अधिक हो, मतलब द्वितीय या तृतीय गतिविधियों में जुड़े हुए। तो इसका मतलब क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी होते हैं, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट भी सेंटर भी होते हैं, मतलब विकास का। और यहीं पे भविष्य में क्या होगा, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा, डिफरेंट सेक्टर। तो मतलब क्या, अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में काम करेंगे। और इसके लिए आवश्यक क्या होगा, यहाँ पे पूंजी का निवेश किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का विकास किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, स्किल बेस्ड हो यहाँ पे, मतलब स्किलफुल लोग हो, मतलब क्योंकि लेबर की आवश्यकता होगी। तो ये जो है थोड़ा संदर्भ लिया गया है। संदर्भ कहां से लिया गया है, क्यों ये आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ ये है कि H1B वीजा, जो जिसमें हमारे देश की जो स्किलफुल जो इंजीनियर्स हैं ये और अन्य जो स्किलफुल लेबर है, वो कहां चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। और अमेरिका ने अभी इस पे रोक लगाया, देखा ही हमने ट्रंप और टैरिफ किस तरह से चीजें चल रही हैं। वीजा शुल्क में हालिया वृद्धि की है। तो वृद्धि करने का जो उनका उद्देश्य है वो क्लियर है, स्पष्ट है कि अधिक बाहर से लोग इमिग्रेंट्स ना आए। एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी उनकी चल रही है। तो भारत के लिए बेहतर अवसर है कि यही जो मैंने बताया कि जो अपनी जो टैलेंट है, वो टैलेंट जो है उसे क्या बुलाया जा सके और उसे इन्हीं शहरों में काम दिया जा सके, और जिससे क्या ये अपना विकास तो करे ही, अपने लिए रोजगार तो खोजे ही, साथ में जो वहां पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो। मतलब जो हमारा जो टैलेंट जो है ब्रेन ड्रेन के जरिए, इसी को ब्रेन ड्रेन की थ्योरी भी बोला जाता है कि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर चला गया, वो रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू देश में आए और देश में आके इन शहरों में व्यवस्थित होके, सेटल्ड होके अपना काम करे और अपना भी विकास करे और राष्ट्र के निर्माण में भी सहायता दे। तो ये, और इसमें क्या, ये जो नगर हैं, जो बड़े नगर हैं, छोटे नगर हैं, मतलब क्लास ए टाउन आपने सुना होगा, बी क्लास टाउन सुना होगा आपने, तो ये सब जो टाउनशिप है इनकी भूमिका अधिक हो सकती है और विकास के इंजन के रूप में हो सकते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। चलिए,
क्योंकि विश्व स्तर पर ये प्रैक्टिस देखा गया है कि जो इंजन के रूप में काम किया, जो मैंने बताया कंसेप्ट कि कैसे वहां से प्रसार होता है, वो सेंटर के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए एक से अधिक शहर चाहिए। जब हमने देखा स्वतंत्रता के समय में हमारे पास 3 शहर मुश्किल से दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई था, लेकिन अभी आप देखोगे 10 लाख से अधिक, अगर 2021 की जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या तो अभी अधिक हो गई है, लेकिन जो महानगर जिसको बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन की संकल्पना जो है, जनसंख्या का आधार वहां पे वही है। तो वैसे जो है कम से कम 15-20 ऐसे बड़े शहर हैं जो इस तरह के सेंटर के रूप में उभरे हैं, जहां पे रेसिडेंशियल टाउन तो है ही, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या का आवास तो है ही, उसके साथ साथ क्या बिजनेस सेंटर भी है वो, जहां पे पर्याप्त मात्रा में निवेश भी आ रही है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी उसका विकास हो रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का भी प्रसार हुआ और उसके आसपास भी सैटेलाइट टाउन का विकसित हुआ। उसी तरह से मुंबई आप देखोगे, मुंबई पुणे तक, उसी तरह से चेन्नई के आसपास, उसी तरह से देखोगे हैदराबाद के आसपास, उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कोलकाता के आसपास। तो इस तरह से अन्य भी और भी अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, इंदौर, इस तरह से और भी है, मतलब 10-15 जो बड़े शहर हैं। तो इसमें संभावनाएं हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है, इसी की बात हो रही थी कि आर्थिक इंजन है। 15 शहर, केवल 15 शहर ऐसे आप ले लो, जीडीपी में लगभग 30% का योगदान करते हैं। क्यों योगदान करते हैं हमने देखा, गतिविधियां क्या है वहां पे, और इन सबको मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय समृद्धि दर में प्रतिवर्ष लगभग कितना 1.5% की वृद्धि हो सकती है अगर इसको मजबूत कर दिया है करने से। भविष्य की समृद्धि के चालक हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, ये निर्देशित कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। क्या अगर यहाँ विकास सुनिश्चित करें, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी रह रही है, अगर 2-4 को अगर मिला दिया जाए तो एक बड़े राष्ट्र के रूप में हो सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर को मिला दिया जाए, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा को मिला दिया जाए और प्लस पुणे, मुंबई को मिला दिया जाए, तो एक बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे। आप सोचिए, इस तरह से अगर आप सोचा जाए तो कितनी बड़ी जनसंख्या है। यूरोप में एक छोटे राष्ट्र की इतनी जनसंख्या होती है। तो भारत के पास पहले से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है और 2036 तक। अच्छा, ये एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया था कि अगर इस तरह से हम लोग बढ़ते रहे तो आबादी के हिसाब से जो 2021 में 32-33% के आसपास था, वो कुछ दिनों पहले 34% के आसपास, 36% आपको कहीं मिल जाएगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण ये करती है कि 2036 तक जो है ये 40% के आसपास हो जाएगी, 40% के आसपास हो जाएगी, मतलब देश की कुल जनसंख्या का। तो क्या ऐसे आवासीय क्षेत्र को विकसित बनाया जाना चाहिए या पिछड़ा रहने देना चाहिए? तो लाभ कब होगा, जब उसे और विकसित, मतलब एक विकसित डेवलप्ड केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो और सारी सुविधाएं अच्छी हो, जिससे क्या लोग जो है अधिक से अधिक अपना भी विकास कर पाए और चीजों को लाभ जो है मिले अन्य सेक्टर का। प्रमुख शहरी चुनौतियां क्या हैं, लेकिन क्या चुनौती रहित है? नहीं है। प्रदूषण और गतिशीलता, क्यों? कंसंट्रेशन अधिक है, डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी क्यों अधिक है? क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही जगह है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसे के लिए दूर करना होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा हमें, अच्छी सड़कें बनानी पड़ेगी, हाईवेज बनानी, एक्सप्रेसवे बनाना होगा, जिससे दूर भी रहे और जिससे ये जो समस्या प्रदूषण, गतिशीलता, आवास की कमी, तो उससे लोग अलग अलग सैटेलाइट टाउन में भी रह पाए, अलग अलग सैटेलाइट टाउन में। उससे क्या, ये भी चीजें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब ये सबसे, अब जनसंख्या रह रही है और डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो रही हैं, तो क्या अपशिष्ट भी का निर्माण भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। अगर आप देखोगे ई वेस्ट की मात्रा ही देखो, ई वेस्ट की मात्रा, तो शहरों में मोबाइल चलाने वाले, लैपटॉप चलाने वाले की संख्या बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ी है। प्लास्टिक यूज करने वाले की संख्या है अधिक, गांव की तुलना से है अधिक, और ये सब जो है वेस्ट का निर्माण करते हैं। तो ऑब्वियसली देखो, दिल्ली एनसीआर का ही उदाहरण आप ले सकते हैं। 3 पहाड़ हैं यहाँ पे, लैंडफिल, कचरे का पहाड़, फेमस है ये। क्यों हो रहा है ये? तो इसके कारण से, जिसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो एक प्रदूषण का कारण भी बनता है, क्योंकि वर्षा का जल रिसता है, उसमें गैस निकलती है, कभी आग लगती है। तो ये चीजों को भी हमें चैलेंज के रूप में लेना, चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा, कि ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए हमने सुना है, क्या है सुना है, सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, अभी आएगा आगे। इस सर्कुलर इकोनॉमी मतलब अधिक से अधिक क्या, रिड्यूस करें, रीयूज करें, ये जो संकल्पना है पूरी तरह से, उसे करना पड़ेगा। जल संकट,
पाइपलाइन से आपूर्ति की जाने जल का 40 से 50% हिस्सा लीकेज और कुप्रबंधन के कारण, क्योंकि ऑब्वियसली जनसंख्या अधिक है, मेंटेनेंस कम हो रहा है, कॉस्ट अधिक हो रही है, तो ऑब्वियसली जो म्युनिसिपल बजट है और म्युनिसिपल जो कार्यशैली है उस पे भी, क्योंकि वहां पे क्या मेंटेनेंस, निगरानी, इन सब चीजों पे काम करना होगा, टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी काम करने होंगे, सीवेज सिस्टम पे काम करने होंगे, ड्रेनेज सिस्टम पे काम करने होंगे। तो ये सारी चुनौतियां जो है ना, तभी हमारे जो शहर हैं वो सही मायने स्मार्ट हो पाएंगे, सस्टेनेबल हो पाएंगे, मतलब टिकाऊ हो पाएंगे, जहां पे आप एक अच्छी जीवन शैली आप ले सकते हो और उससे विकास के इंजन के रूप में यूज कर सकते हो। यही तो हम लोग एसडीजी में भी बात करते हैं, एसडीजी गोल भी यही है। शहरी घनत्व और आवास, ये सब चुनौतियां हैं। डेंसिटी अधिक है, किफायती आवासों में कमी है। 2030 तक 3 गुना बढ़कर कितना 3.1 करोड़ रुपए इकाइयों तक पहुंच सकती है। और इसमें निम्न फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब वही है कि जितनी जमीन है और जितने फ्लोर उस पर बनाए जा सकते हैं, मतलब अलाउ जितना किया जा रहा है एजेंसी की तरफ से वो जगह जगह पे बदलता रहता है, कहीं पे 2 फ्लोर, कहीं पे 3 फ्लोर, कहीं पे 4 फ्लोर, इस तरह से इस समस्या की उत्पन्न होती है, जिससे क्या होगा कि शहर का फैलाव कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है, एक ही जगह पे डेंसिटी अधिक होती है। तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर है। उसी तरह से क्या फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो, ऑब्वियसली जितना जमीन है उसमें आप रहने के लिए कितना बिल्डअप कर पा रहे हो। ये आप लोग घर खरीदने जाओगे तो आप देखोगे बाकी में गार्डन है, बाकी में ड्रेनेज है, सीढ़ियां हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो ये से काट दिया जाएगा, इसे ये नहीं बोला जाएगा फ्लोर एरिया रेशियो इतना है, ऐसे ये पूरा का पूरा। तो ये जितना कम होगा ऑब्वियसली तो रहने लायक जगह उतनी कम होगी, तो जनसंख्या अगर अधिक है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कम ही जगह में अधिक लोग रहेंगे। तो ये चीजें हैं। अन्य मुद्दे क्या है? नीति आयोग के अनुसार भीड़ भाड़ और गतिशीलता, कमजोर स्थानीय शासन, पुराने विनियमन हमने देखा कि जो नियमन जो चल रहे हैं वो चीजों को भी शुरुआत करने की जरूरत है। प्रस्तावित उपाय क्या है? वही प्रदूषण और गतिशीलता, उसके लिए क्या कि सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, मेट्रो, रैपिड रेल, इससे क्या होगा कि जो कुल उत्सर्जन है, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो कम होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रैक्टिस है। वहां पे आप देखोगे यूरोप में जो विकसित राष्ट्र है वहां पे कुछ राष्ट्रों में पूरी तरह से फ्री है जो पब्लिक कन्वेंस है। तो ये क्या एक बड़ा वर्ग जो है उसी को यूज करता है। तो ये चीजें हैं। तो लेकिन ये चीजें भारत में अभी कुछ हद तक जो है ना, अभी तक उसमें संसाधनों की कमी या उसमें उस तरह से नीतियां नहीं रही हैं, तो जिस कारण से, लेकिन आगे आने में इसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और क्या, अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से उच्च प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जल संकट, पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन, ये सबसे बड़ा, ये सारे फैक्टर जो है ना जब हम लोग पढ़ रहे हैं सब मेंस में है। इसी तरह से हम लोग चीजों को जोड़ सकते हैं कि अपने शहरों को कैसे और सस्टेनेबल बनाया जाए अपने शहरों को। तो पुनर्चक्रण और वर्षा जल जितना हो सके रिसाइकिल किया जाए जो वेस्ट वाटर है, और जितना हो सके वर्षा जल का संचयन किया जाए। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग कोड्स है उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा, बनाना होगा, जैसे तमिलनाडु वगैरह है वहां पे। तो ये चीजें हर जगह होनी चाहिए। ये चीजें शहरी घनत्व और आवास पे वही बात है कि उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति दी जानी चाहिए ऑब्वियसली, जिससे क्या है वर्टिकल ग्रोथ हो। ये चीजें इस तरह से ऐसे ये तो इससे क्या होगा, इससे क्या ये चीजें शहर साफ हो सकता है। आप जो मोबिलिटी है वो क्या उसमें कंसंट्रेशन कम हो सकता है, डेंसिटी कम हो सकता है। आप देखोगे यहाँ पे ये चीजें की गई है। सिंगापुर का हरित शहरी मॉडल ये यहाँ पे काफी संधारणीय मॉडल के रूप में काफी चलता है। केस स्टडी है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर एक छोटा सा शहर है लेकिन जनसंख्या घनत्व वहां पर देखना काफी अधिक है, लेकिन फिर भी वो शहर साफ है और उसके बाद क्या सस्टेनेबल है, रहने के लिए हवा साफ है, सब कुछ है। तो वो क्यों? क्योंकि तभी जो है आप रहने के लिए आवास के साथ साथ सबको आवास तो दे ही रहे हो, साथ साथ क्या शहरों को साफ करने के लिए जंगल भी आप बना सकते हो। वर्टिकल फार्मिंग की भी बात हो रही है। तो ये सारे उपाय किए जा सकेंगे। गवर्नेंस और क्षमता और शहरी शासन को शक्ति, शहरी शासन को पूरी तरह से क्या स्मार्ट बनाना होगा। क्या सबसे पहले तो कर सुधार, डिजिटलीकरण। स्मार्ट सिटी का एक मेन कंपोनेंट क्या है? डिजिटल होना चाहिए। जिससे क्या डिजिटल होने से
क्या कंट्रोल, नियंत्रण, निगरानी अधिक, मेंटेनेंस की जो समस्या है, और उससे क्या जहां संसाधन की समस्या, जैसे कि जल कितना खर्च हो रहा है, वाटर कितना खर्च किया जा रहा है, कहां पे लीकेज है, इस तरह की समस्याओं से निपटने में क्या डिजिटलीकरण और एआई और इस तरह की चीजें जो है सुविधा टेक्नोलॉजी जो है ना हमारा काफी सहायता कर सकती है, जो कि हमारे गवर्नेंस में। तो इसलिए उसके बाद शहरों को क्या स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ क्या गवर्नेंस में, जैसे ई गवर्नेंस से संबंधित जो चीजें हैं कि मोबाइल ऐप के जरिए सब कुछ, तो शहरों को सुरक्षित भी तो बनाना पड़ेगा। तो मोबाइल ऐप पे सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये चीजें आवश्यक हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अब सारे आर्टिकल यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब अन्य सुर्खियों शॉर्ट न्यूज को देखते हैं। पहला, पांडा कूटनीति, चीन की पांडा कूटनीति, मतलब चीन के द्वारा जिस राष्ट्र से, मित्र राष्ट्र से अपने सहयोग को बढ़ावा देना, वहां एक पांडा भेंट किया जाता था। ये पांडा कूटनीति है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी पॉपुलर रही है। अभी उसने एक और कूटनीति इसी तरह का क्या सुनहरे बंदर दिया, कहाँ, फ्रांस और बेल्जियम को भेजा है संबंध बनाने के लिए। बेसिकली क्या है, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी, सिचुआन, पूरा शरीर जो है ना गोल्डन हेयर इसका दिखता है। तो इसलिए मंकी भी कहा जाता है। और ये किसके लिए दिया है, मेडिकल रिसर्च वगैरह के लिए दिया गया है। और ये एफ्रो एशियाई प्राइमेट नस्ल का प्राइमेट है ये। चीन के मध्य दक्षिण पश्चिमी प्रांतों में, सांगसी वगैरह जो प्रांत है वहां पे ये पाया जाता है। तो ये देख लेंगे यहाँ पे। तो यही इसके बारे में है। और इस तरह से अन्य कूटनीतियां भी है जो काफी इंटरेस्टिंग है और याद रखने वाली चीजें, कभी पूछ लिया जाए। जैसे मलेशिया क्या ओरांगुटन कूटनीति करता है, ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, कोआला कूटनीति करता है। ये सब जो जीव हैं वहां पे काफी मात्रा में है। और थाईलैंड क्या है, एलिफेंट कूटनीति करता है। तो इस तरह से ये भी चीजें हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। स्टेबल कॉइन हमने पहले भी देखा है कि ऐसा कॉइन जो वोलेटिलिटी से मुक्त हो, मतलब उसके प्राइस में उतार चढ़ाव से, मतलब ऐसी क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पहले इसलिए जो है अपनी जो है ना उपयोगिता जो है ना खोज रही थी, और काफी उसमें जो है ना उसकी बुराई हो रही थी कि उसमें कभी भी प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, अगर फेडरल बैंक, देश का केंद्रीय बैंक ही अगर इसको बैकिंग दे दे, तो उससे क्या, और अपनी मुद्रा से बैकिंग दे दे, अगर अमेरिका है तो डॉलर से बैकिंग दे दे, उससे जोड़ दिया जाए उसके प्राइस से, तो उसके प्राइस में उतार चढ़ाव तभी होगा जब डॉलर के मूल्य में होगा। और जब बड़ी कंट्री ऐसा करने लगेगी तो उसकी विस्तृतता बढ़ेगी, तो उसमें उतार चढ़ाव इतनी जल्दी नहीं होता। क्योंकि आप देखा है आपने, जो महत्वपूर्ण करेंसीज हैं, जो केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी, उसके मूल्य में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, कुछ पैसों का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें, यही कंसेप्ट था। तो यही हुआ कि जापान ने क्या किया कि येन के साथ संबंध करके एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है जापान ने। और हमने देखा कि हमारे देश में भी आरबीआई के द्वारा ये चीजें निकाली जा रही है, बात की जा रही है अभी कि इसमें इसके स्टेबल कॉइन जैसे कोई चीज को जो है ना मुद्रा को लाया जाए। तो ये स्टेबल कॉइन की संकल्पना यही है और चर्चा में अभी यही है, कोई फिएट मुद्रा से जोड़ा या संबंध किया जाता है। और उद्देश्य यही होता है कि क्रिप्टो करेंसी, पारंपरिक भी तो क्रिप्टो करेंसी के बीच एक सेतु का काम करती है। अब जैसे इसी का उदाहरण आप देख लो कि जैसे यूएसडीटी, जिसे टीथर बोला जाता है, यूएसडी क्वाइन, यूएसडीसी और यूएसडीटी काफी ये चर्चा में रहता है, काफी पॉपुलर भी है ये। राष्ट्रीय बीज निगम, चलिए क्या भारत सरकार की कंपनी, मिनी रत्न श्रेणी 1 की, और क्या केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र, मतलब बीज बनाने वाली, बीज को बनाने वाली कंपनी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और अन्य कृषि इनपुट सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से देश में बीज उद्योग को बढ़ावा देना। क्योंकि हम अभी भी कृषि अर्थव्यवस्था पे, हमारे अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें क्या, बीज, जो कि एमएनसीज के हाथ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्ता बीज जो है किसानों को मुहैया करवा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई, जिससे क्या उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब जो लागत, शुरुआती लागत होती है। तो अगर हम इसे ना कम कर पाए पर एकड़, तो किसान का कमाई को हम एक लेवल से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1963 में, और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। और श्रेणी भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में, अनुसूची बी में मिनी रत्न श्रेणी, ठीक है।
शुरुआत में शायद मैंने महारत्नम बोल दिया था, तो आप ये कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, मिनी रत्न श्रेणी ही है। समायोजित सकल राजस्व, क्या है सकल राजस्व? अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या बोला, एजीआर के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी। और एजीआर क्या है? दूरसंचार ऑपरेटर्स से संबंधित है। क्या दूरसंचार ऑपरेटर जो कंपनियां काम कर रही हैं, कि दूरसंचार और गैर दूरसंचार सेवा, मतलब दो तरह की सेवा देती है ना, कि आपको जैसे जो आप बात कर रहे हो कि एक सर्विस है आपकी कंपनी दे रही है, और दूसरा क्या कुछ ऐसी सर्विस है जो गैर दूरसंचार सेवाओं से होने वाले लाभ के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें ब्याज से आय, फंड और लाभांश में वृद्धि भी शामिल होती है। ये सब चीजें परिभाषा को लेकर विवाद है। दूरसंचार कंपनियां हमेशा से ये मानती रही कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से होने वाली राजस्व को ही शामिल किया जाना चाहिए और गैर दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पे मुद्दा ये है कि कंपनियां अपने लाभांश के लेकर चिंतित हैं और अस्पष्टता है यहाँ पे उसकी परिभाषा के दृष्टिकोण से, जिसके आधार पर उसके लाभांश को कम या अधिक किया जा सकता है। तो इसी आधार पर मामला अभी विवादित है। तो ये मामला अभी आया है हमारे चर्चा में। डिजिटल अरेस्ट हमने देखा है साइबर क्राइम का एक महत्वपूर्ण और अभी काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है साइबर धोखाधड़ी में, कि एक व्यक्ति को क्या किसी डर दिखा के, और किसका डर दिखा के? सरकारी एजेंसी की, मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ, कस्टम का ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ आपके थाने का, इलाके का, कॉल किया जाता है और कॉल के जरिए जो है कॉल पे ही जो है ना आपको आपके घर में आपको इस तरह से प्रेशराइज दबाव में ला दिया जाता है कि जिससे आप ऑनलाइन उसे एक बड़ी मात्रा में पैसे या कुछ भी फेवर जो भी ट्रांसफर कर पाए, जिससे आपको लगता है कि आपका रेपुटेशन या आपकी आर्थिक क्षति हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा वो सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है। तो ये आजकल जो है इस मामले में काफी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने बड़े अमाउंट जो है सामने वाले को दे दिया या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उनसे निकलवा ली गई, इस तरह की चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट के खतरे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का विचार कर रहा है, जिससे क्या है कि सेंट्रल लेवल पे इसकी निगरानी की जा सके, इसको रोक लगाया जा सके, क्योंकि तेजी से बढ़ रहा है और काफी खतरनाक है ये साइबर क्राइम में काफी, क्योंकि बहुत सारी आत्महत्याएं हम लोग आसपास में देख रहे हैं और काफी बड़ा अमाउंट जाता है। और डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की धोखाधड़ी है, इसमें भय, छल और धमकी का यूज किया जाता है। धोखाधड़ी का अंजाम देने वाला स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी बोलता है। ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें डराना लोगों को आसान हो जाता है, वो स्कैमर के द्वारा डराना आसान, क्योंकि वो उसके उस तरह से जो अधिकारी होते हैं। तो इसलिए तो यही है। तो गिरफ्तारी, बैंक खातों को फ्रीज करना, पासपोर्ट रद्द करने की धमकी देकर इस तरह की बातें करते हैं, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देने को मजबूर कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। चलिए, यूएई कंसेंसस क्या है? ये हालिया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में यूएई कंसेंसस को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। ये जो COP 28 जो हुआ था दुबई में 2023 में, ठीक है, उसके बाद बाकू में हुआ, हमने देखा अजरबैजान के बाकू में। तो COP 28 जो हुआ उसमें यही बताया गया कि ये पेरिस समझौते के तहत पहले ग्लोबल स्टॉक टेक को दर्शाता है। क्या है ये ऊर्जा ट्रांजिशन? कि ये राष्ट्रों में से जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है। तो पहली बार जो है पेरिस समझौते के बाद 2015 में जो हुआ था, ये बड़े पैमाने पे ये बात एकदम स्ट्रांगली बोला गया है कि हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने देखा पंचामृत प्लान हम लेकर आए हैं। तो यही बोला कि 2030 तक, इस तरह का लक्ष्य हमने सुना है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा तिगुना करने, ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है। उसके बाद क्या, सुभेद्य राष्ट्रों की सहायता के लिए अधिक अनुकूलन सहायता और वित्तीय सुधारों का आह्वान करता है। उसके बाद क्या, वैश्विक लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना, और उसके बाद क्या 2050 तक क्या जीरो उत्सर्जन हासिल करना। जीरो, ठीक है ना, पूरी तरह से जीरो। तो मतलब जीवाश्मी ईंधन पे जो हमारी जो अभी निर्भरता है उसको खत्म करना। तो जीवाश्मी ईंधन पे खत्म कर दोगे तो क्या होगा? ऊर्जा सोर्स, वही ऊर्जा स्रोत चेंज हो जाएगा। तो ऊर्जा स्रोत क्या, रिन्यूअल बात कर सकते हैं, मतलब जो नवीकरणीय स्रोत हैं उस पे शिफ्ट होने की बात की जा रही है, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सके। ये बात यहाँ पे की। केबी लामजाओ, चलिए, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा लेक में से है ये। और यूनेस्को की ये इसमें भी है। आप देखोगे। ये चर्चा में क्यों है कि
एक अध्ययन में भूमि उपयोग में मणिपुर के लोकटक झील में जल प्रदूषण के बीच संबंध पाया गया, जिसका एक भाग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के साथ साझा है। मतलब भूमि उपयोग वहां इस तरह से किए जा रहे हैं जिससे क्या है कि वहां पे जल प्रदूषण हो रहा है और वो खतरा मतलब पर्यावरणीय रूप से संकट में है। ऑब्वियसली सब जगह पर्यावरणीय इस तरह के जो जो धरोहर वाले स्थल हैं और जो पर्यावरण जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे देखोगे जो फुमडी होते हैं ये इस तरह से तैरते हुए क्या पानी पे तैरते हुए आइलैंड, उस पर घर भी होता है, स्कूल भी होता है। आप देखोगे आजकल तो काफी ट्रैवलर्स वगैरह, यूट्यूबर्स वगैरह वहां पे जाकर रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे घर भी होती है और ये तैरता था। एक्चुअली क्या है, जो घास और मिट्टी जो है मिलकर जो है ना वो तैर रही होती है और पूरा का पूरा लेयर बन जाता है वो, तो काफी मोटी हो जाती है जिसपे कि पूरा वो हार्ड सरफेस की तौर पे ही काम करता है। तो ये चीजें हैं। 1990 से ये रामसार स्थल है, सबसे बड़ी बात ये। 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध भी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है और दक्षिणी भाग थौबल जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये चीजें आप देख लो मणिपुर के दक्षिण में है, ये ध्यान रखेंगे। 1954 से वन्य जीव अभियान 1970 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है। और इसी को तैरते हुए क्या बोलते हैं, फुमडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फुमडीज, FUMDIS। ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि फुमडीज किससे संबंधित है या फुमडीज क्या है। तो ये जो तैरता हुआ जो है वही जो वनस्पति जो मैंने बताया, घास जैसा चीज जो मिट्टी को पकड़ के रखता है वो तैरता रहता है, वही फुमडीज है, ठीक है। और जीव जंतु क्या, ब्रो एंटलर्ड हिरन संगाई के लिए ये, और हॉन्ग डियर, उदबिलाव आदि जो है ना यहाँ पे फेमस है। तो अपनी जैव विविधता रिचनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रीजन देश में, ठीक है। बीरोबेस्निक मिसाइल, नाम से आपको पता चल रहा होगा रूसी है। परमाणु ऊर्जा से लैस क्या है, क्रूज मिसाइल है। चालित परमाणु सक्षम बीरोबेस्निक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है, SSC-X9। तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। ये अगर पॉपुलर हो गया तो या दोनों, वो भी नाम टफ है तो रूस का है, ये ध्यान रखेंगे। स्काई फॉल भी कहा जाता है। ये रूस की नवीन पीढ़ी के परमाणु शस्त्रागार के 6 सामरिक हथियारों में से एक है। और लंबी दूरी की कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल वह मिसाइल होती है जो अपनी पूरी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजनों के द्वारा संचालित होती है। तो मतलब क्या, मारक क्षमता और जो प्रिसाइज्ड है वो चीजें अधिक हैं, तो इसलिए रणनीतिक हथियारों में से एक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन, ये ज्ञान भारतम मिशन हमने पहले भी देखा है, करंट अफेयर में देखा होगा। ज्ञान भारतम मिशन 2025 के तहत कार्य विस्तार के लिए सरकार ने 17 संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किया। क्या है ये कि पांडुलिपियों का जो पहले जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन लोग पांडुलिपि मतलब पेड़ के पत्तों में या ताम्र पत्रों में वो लिखकर वो रखा जाता था, जिन्हें रिस्टोर करने की आवश्यकता है। देश में विभिन्न हिस्सों में एक तो फैले हुए हैं और जिनको रिस्टोर जो खराब हो चुके हैं अधिकतर, तो उसमें जो पूरा का पूरा जो हमारा सांस्कृतिक ज्ञान है, ऐतिहासिक ज्ञान है, उसमें दर्ज है, ऐसा बोला जाता है। तो उसी के लिए ये पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, डिजिटाइज करना, मतलब जो उसमें किया वो रिकॉर्ड करके उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदल देना, जिससे कि उसको लंबे समय तक यूज किया जा सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका काम आ सके। पांडुलिपियों कम से कम 75 साल पुरानी कागज, वृक्ष या छाल का कपड़ा, धातु, मतलब परिभाषा पे दी गई है क्या हो सकता है पांडुलिपि, ठीक है। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटाइज और सूचीबद्ध करना, वही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसे हमें करना, क्योंकि हमारी समृद्ध संस्कृति है और पढ़ने लिखने और ज्ञान वाली अर्थव्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, और उस तक स्मार्ट पहुंच, मतलब उसे आम आदमी तक भी पहुंच में बनाया जा सकता है। और क्या एक पोर्टल पे डाल दिया जाए सब्जेक्ट वाइज, ये स्पेस साइंस से संबंधित है, ये मेडिसिन साइंस से संबंधित है, ये अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो क्या उसमें जो रिसर्च हो रहे हैं क्या उसका फायदा नहीं ले सकते हैं रिसर्च स्कॉलर और स्टूडेंट्स वगैरह, इस तरह से। तो यही हमारा ये है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। रणनीतिक स्तंभ क्या, शैक्षणिक नेतृत्व, तकनीकी एकीकरण, क्षमता निर्माण और जन भागीदारी, इसको बनाया जाना। तो चलिए, यहां तक हम लोगों ने अपने सारे न्यूज को कंप्लीट किया और अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है स्टेबल क्वाइन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेबल क्वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन सा सही है? अगर आपने सही से सुना है तो बड़े आसानी से ये चीजें, क्योंकि ये बेसिक चीजें और इसी तरह से यूपीएससी पूछती भी है। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकटक झील और कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। 1, 2 और 3। आसानी से इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ब्यूरोवेस्निक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रूस के नवीन पीढ़ी के परमाणु शस्त्रागार का हिस्सा है। यह ठोस ईंधन से चलने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे SSCX-9 स्काईफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। सही कथन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4। चीन द्वारा अपनाई गई पांडा कूटनीति निम्नलिखित शामिल है। तो आसान है ये कि सद्भावना के प्रतीक के रूप में अन्य देशों को विशाल पांडा उधार देना या उपहार देना, इस तरह की चीजें जो है ना हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, और अन्य कूटनीति के बारे में भी हमने बात की जो अन्य राष्ट्र भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं, कौन से सही हैं? तो ये सारे जो फैक्चुअल और सब मिला के जो है ना पूछा जाता है इस तरह के स्कीम से। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स भी जो खास करके इंपॉर्टेंट सेक्टर से संबंधित हो उसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोर स्पेस इंडेक्स की सही परिभाषा है? इसे भारतीय शहरों के संदर्भ में फ्लोर एरिया रेशियो के रूप में भी जाना जाता है। तो यही चीजें हम लोग देख सकते हैं, ये चीजों पर हमने डिस्कस भी किया था। तो ये और इस तरह के जो टर्मिनोलॉजी जो चर्चा में रहते हैं तो उससे यूपीएससी उसकी परिभाषा के रूप में या उसके समझ के रूप में हमसे प्रश्न पूछती आएगी। चलिए यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का न्यूज़ टुडे का अंक, और आप ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।